हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं एक थोड़ी ज़्यादा हिम्मत का काम करने जा रहा हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ, जैसा कि टाइटल से पता चल गया होगा, बहुत बड़े फ़िलासफ़र फ्रेडरिक नीत्शे के बारे में, जो कि जर्मन थे। जिन लोगों ने भी इनके बारे में सुना है होगा उनको पता होगा कि आज तक के वन ऑफ द बिगेस्ट थिंकर इनको कंसिडर किया जा सकता है, थिंकर फ़िलासफ़र, जिन्होंने चीज़ों के उनके होने से लगभग 50-60 साल पहले ही डिस्क्राइब कर दिया था या प्रिडिक्ट कर दिया था। इसलिए नहीं क्योंकि वो एक ज्योतिषी थे या फिर वो कोई भविष्य बताने वाले थे, बल्कि वो एक फ़िलासफ़र थे और वो डिफ़ाइन कर रहे थे चीज़ों को इस तरीके से कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसका नतीजा ये होगा, लाइक लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे, अपनी ह्यूमैनिटी की और रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। एनीवेज, मेरा पहला इंट्रोडक्शन नीचे से तब हुआ, डायरेक्टली उनकी किसी बुक या किसी चीज़ से नहीं। रॉबर्ट म्यूसिल एक ऑस्ट्रियन ऑथर है, उनकी एक बुक है द मैन विदाउट क्वालिटीज़। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर पढ़ना, अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ने में। बुक हालांकि बहुत लंबी है, ऑलमोस्ट 5,000 पेज लंबी बुक है, लेकिन अगर आपको भी फ़िलासफ़ी या हिस्ट्री, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री, क्योंकि ये बुक बेस्ड है उस टाइम पे 1913, जबकि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर होने से जस्ट 1 साल या 6 महीने पहले के टाइम के आसपास में क्या हो रहा था ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया में, जो कि उस वक्त के एक बहुत बड़े एम्पायर का कैपिटल था, जिसको कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर कहते हैं, जो कि टूट गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिज़ल्ट में। बहुत सारे लोगों को आज इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं रखते उस एम्पायर के बारे में। ब्रिटिश एम्पायर की बात की जाती है, स्पेनिश एम्पायर की बात की जाती है, लेकिन ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की इतनी बात नहीं की जाती, जो कि इन दूसरे एम्पायर्स के इक्विवेलेंट ही था, और जो यूरोप में जिन्हें ग्रेट पावर्स कहा जाता है, ग्रेट पावर्स ऑफ यूरोप, उनमें से एक था। हालांकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले टूट गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। इनफैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने का रीज़न ही ये था कि उस अम्पायर का जो एक प्रिंस था, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड सेकंड, उनको सर्बिया में, वो सर्बिया उनके ज्यूरिडिक्शन में आता था उस टाइम पे, तो सर्बिया में गए हुए थे एक विज़िट पे, स्टेट विज़िट पे, जिस पे कि एक आप कह सकते हो सर्बियन नेशनलिस्ट, सर्बियन के लिए वो क्रांतिकारी होगा, गैब्रिएले प्रिंसिप, जिसने असैसिनेट कर दिया आर्क ड्यूक फर्डिनेंड सेकंड को। आई एम सॉरी, थोड़ी सी स्ट्रीट में आवाज़ है, सॉरी। तो गैब्रिएले प्रिंसिप ने असैसिनेट कर दिया। उसके बाद सर्बिया को कहा गया, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर की तरफ से, कि आप आई थिंक, नहीं, टू बी ऑनेस्ट मुझे एग्जैक्टली नहीं याद क्या क्या था। आई थिंक उन्होंने उस पर हमला कर दिया था, या कुछ शर्त रखी थी जो सर्बिया ने नहीं मानी, कुछ शर्तें रखी थी जो सर्बिया ने नहीं मानी, जिसके रिजल्टेंट जर्मनी के समर्थन के साथ ऑस्ट्रो हंगेरी ने उस पर हमला कर दिया, जिसपे कि रशिया उनके अगेंस्ट आ गया, क्योंकि सर्बिया के साथ समर्थन था रशियंस का, और उनकी ही शह पे वो हमला नहीं, वो उनकी शर्तें नहीं मान रहे थे। बट तो बेसिकली हुआ ये कि ऑस्ट्रो हंगेरी का राजा मर गया, और राजकुमार मर गया, और इसके रिजल्टेंट उन्होंने हमला कर दिया। बट खैर, ये एक अलग ही ट्रेजेक्ट्री है, इस पर कभी बात करेंगे डिटेल में कि क्या कि वो बड़ी फैसिनेटिंग स्टोरी है वो भी। बट हाँ, तो मैंने ये बुक पढ़ी रॉबर्ट म्यूसिल की। इस बुक में वो बात करते हैं डिफरेंट फ़िलासफ़र्स के बारे में, जिसमें कि बहुत प्रीडोमिनेंटली वो डिस्कस करते हैं फ्रेडरिक नीत्शे की फ़िलासफ़ीज़ को, उनके आइडियाज़ को। और माइंड यू, फ्रेडरिक नीत्शे की डेथ हुई थी 1900 में, तो और ये बुक लिखी गई है समवेयर अराउंड 1925, 1925 में, तो उनकी डेथ के जस्ट 25 साल बाद। और जिन लोगों को नहीं पता, फ्रेडरिक नीत्शे को कुछ भी पॉपुलैरिटी या लाइक स्टेटस नहीं मिला था उनकी खुद की लाइफ के दौरान। तो यानी कि 1900s में जब वो मर रहे थे तो बहुत कर्जा था उनके ऊपर। अपनी बुक्स उन्होंने खुद के पैसों से फाइनेंस करके छपवाई थी, क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था उनकी बातों में। तो मच लाइक क्या कहते हैं उसे, फ्रांज काफ्का, उनकी भी सिमिलर स्टोरी है, उस पर भी बात करेंगे किसी दिन। तो इसलिए कोई इनकी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, तो उन्होंने अपनी बुक छपवाई थी कर्जा लेके दूसरों से। ये सब वो है जो मुझे पता है। तो विद इन 25 ईयर्स, यानी कि उनकी जो सोच है वो इतना लाइक ग्रो कर गई, या फिर लाइक पेनिट्रेट कर गई सोसाइटी में, कि उस पर रॉबर्ट म्यूसिल ने बुक लिखी, जो कि खुद अपने आप में एक बहुत बड़े ऑथर है। एक
वेबसाइट है गुड रीड्स, जो लोग पढ़ने का शौक़ रखते हैं उनके लिए। उस पर डिफरेंट तरीके की बेस्ट बुक्स की लिस्ट है। ऑल टाइम वर्ल्ड बेस्ट बुक्स बाय वर्ल्ड लाइब्रेरी के नाम से एक लिस्ट है, जिसमें अगर आप जाओगे, क्योंकि मैं जब एक टाइम पे ऐसा था कि मैं रीडिंग की बहुत ज़्यादा हैबिट रखता था और मैं चाहता था कि रिकमेंडेशंस कहाँ से लूँ, तो मैं उन लिस्ट्स को फॉलो करता था और उन लिस्ट में जिन बुक्स का नाम होता था उनको पढ़ने की कोशिश करता था ताकि मुझे एक वर्ल्ड की ओवरऑल लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग हो, जिसके वजह से मैं बहुत सारा रशियन लिटरेचर पढ़ पाया, अमेरिकन लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ पाया, फ्रेंच, जैसे कि वो बुक लिखी है जिन्होंने लेट्रॉन्जर, फ्रेंच नेम है, द स्ट्रेंजर, कैमू, अल्बर्ट कैमू, फ्रेंच राइटर है, फ्रेंच ऑथर है, उनकी बुक पढ़ी। इस तरीके के डिफरेंट ऑथर्स से मेरा इंट्रोडक्शन हो पाया उस वजह से। मदाम बोवरी फ्रेंच राइटर ने लिखी है, क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ इस वक्त। एनीवेज फ्रेंच नावल है मैडम बोवरी, बहुत फेमस 18th सेंचुरी का नावल है, वो पढ़ा मैंने। इन बुक्स के ऊपर मूवीज़ बनी हुई हैं, ये ऐसी बुक्स हैं। बट अपने मुद्दे पे आते हैं वापस। तो मैं चाहता था कि फ्रेडरिक नीचे के बारे में बात की जाए, लेकिन अभी तक मैं काइंड ऑफ आइडिया नहीं क्रिएट कर पा रहा था कि क्या उस लेवल के थिंकर को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, मतलब मेरे द्वारा, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी कैपेसिटी कितनी है। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये थोड़ा सा मैं हरक्यूलियन टास्क ले रहा हूँ अपने ऊपर कि मैं नीचे के ऊपर बात करूँ। कई बार बहुत ज़्यादा लाइक सेल्फ ग्रैंडाइजिंग हो जाएगा अगर मैं बात करूँगा, ये देखते हुए कि मेरी शायद एज के हिसाब से या एजुकेशन के हिसाब से उस लेवल की नॉलेज ना हो। तो मैं अपने आप से ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा था कि क्या मैं डिज़र्व करता हूँ नीचे के बारे में बात करना है, उनकी फ़िलासफ़ी को एनालाइज़ करना। क्योंकि अपने आप को पर्सनली जो मेरा नेचर है वो इस तरीके का है कि मैं अपने आप को बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज़ करने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा इस बात से परहेज़ करता हूँ कि मैं इस तरीके से लाइक जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उससे ज़्यादा ना आंकने लगूँ अपने आप को। तो खैर किसी तरीके से मैंने सोचा है, और बात करने का तरीका मैंने देखा है कि मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने ढूंढी है यूट्यूब पे, 12 मिनट की वीडियो है नीचे के बारे में। तो मैंने सोचा कि वो वीडियो देखते हैं और उस वीडियो के थ्रू बात करते हैं। और उससे पहले मैंने सोचा कि मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे हुआ नीचे से ये बता दूँ। तो ये उस बुक के थ्रू हुआ था, तो उस बुक को बताने के लिए इतनी लंबी मैंने हिस्ट्री बताई है। बट एनीवेज चलो वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। Nietzsche in 12 minutes. Although Friedrich Nietzsche lived from 1844 to 1900, at the age of 44 he suffered a psychotic breakdown that abruptly ended his productive period as a scholar and philosopher. The common medical account of his madness is that it was probably produced by his having contracted syphilis as a young man. However, scholars still argue about the relationship between Nietzsche's madness and his thought as a philosopher. In part, that's because Nietzsche's thought places so much emphasis on the dynamics of overcoming, a theme that appears early in his most famous work, Thus Spoke Zarathustra. Basically, overcoming is about exceeding the constrictions and outer boundaries of our dominant patterns of living, perceiving, and especially valuing. In turn, Nietzsche sees overcoming as an expression of the most fundamental motive force in life, the will to power. For Nietzsche, the will to power is a more fundamental motivation than any will to pleasure, truth, or meaning, all of which he sees as subordinate to the will to power. Consequently, for Nietzsche, truth is an expression of power, rather than the other way around. Power for Nietzsche can of course take obvious external forms, such as physical, economic, political, and military power. But the type of power Nietzsche focuses on much more is the kind of power that structures people's habitual modes of perception. Basically, power as it flows across the थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लेना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही डेंस सब्जेक्ट है, तो बिट बाय बिट समझाना ज़रूरी है। सिफिलिस एक बीमारी होती है जो सेक्सुअली भी फैल सकती है। नीचे के बारे में ये फेमस था कि वो फ्रीक्वेंट करते थे प्रोस्टिट्यूट्स को जब वो यंग थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद ये उस बीमारी की वजह से, हाँ, जैसा कि पहले उन्होंने बताया, अपनी लेटर लाइफ में वो पैरालाइज हो गए थे, बेड रिडन हो गए थे, उनका माइंड डिफरेंट तरीके से मैल फंक्शन कर रहा था, और उसका ये बता रहे हैं कि सिफिलिस का जो बैक्टीरिया उसकी वजह से शायद वो हुआ होगा।
अगेन दो बुक्स की बात हुई है. ज़र स्पीक द स्पीक ज़रथुस्त्रा, जैसे कि आप लोगों को शायद पता होगा कि पारसी रिलीजन के जो प्रॉफिट हैं ज़रथुस्त्र या फिर ज़रथुस्ट्रा इंग्लिश में जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसकी, उनके बारे में. और नीचे की सबसे फेमस बुक आई गेस यही है और बहुत ही इनिशियल वर्क है. उसके बाद विल टू पावर भी उनकी एक और बुक है. तो उसके बारे में बात हो रही है. अब ये समझाया जा रहा है कि अगेन ये जो चीज़ है रियलिटी में काम होता कैसे है, चीज़ें एग्जिस्ट एक दूसरे के प्रोपोर्शन में करती कैसे हैं, ये उसकी बात हो रही है. अब यहाँ बात हो रही है कि ट्रूथ मैनिफेस्ट करता है पावर को, ना कि पावर ट्रूथ को. तो वो यहाँ समझाया जा रहा है. Arena subjectivity, and especially through people's values. Consequently, the process of overcoming mainly has to do with transcending our habitual ways of valuing, and hence transcending reality as we typically construe it in terms of our culture's dominant values. Nietzsche calls this process of transcending our already existing values a revaluation or transvaluation of all. जो कि ओवरकमिंग की बात हो रही है. ओवरकमिंग मतलब जो आपकी एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उससे पार पा लेना, सिंपल हिंदी वर्ड्स में. अब यहाँ ये बात हो रही है कि आप ओवरकम कैसे करते हो. जो आपका एक वैल्यू स्ट्रक्चर या आपकी जो वैल्यूज़ हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, जो कि जनरली भी अगर आप लाइफ को थोड़ा सा जूम इन करके ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका वैल्यू सिस्टम कंटिन्यूसली टूटता रहता है. और अगर आपका नहीं टूट रहा है तो आप इसलिए नहीं टूट रहा है, वो टूट जाना चाहिए था. नहीं टूट रहा है तो इसलिए नहीं टूट रहा है क्योंकि आपने एक फेक झूठ को ज़बरदस्ती सच मान के आप जिए जा रहे हो. उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है रिलीजन. हम सब लोगों को 20, 25, 30 तक आते आते ये रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि जो भी हमें रिलीजन के नाम पे बताया जा रहा है, बेसिकली जो आज के फॉर्म में डर बेचा जा रहा है रिलीजन के नाम पे, एक गॉड जो कि हर तरीके के उसके एस्पेक्ट्स हैं, लालच से लेके जलन तक, उस तरीके के गॉड के, और जो चाहता है कि हम उसकी भक्ति करें, अदरवाइज़ वो नाराज़ हो जाएगा. ये सब चीज़ें जो कि शायद रिलीजन के ओरिजिनल फ़िलोसॉफिकल वैल्यूज़ का पार्ट ना भी रही हो, लेकिन हमें जिस रूप में बेचा जा रहा है हम उसे अंदर जानते हुए भी कि ये गलत है उस पर अमल करते रहते हैं. ये है वैल्यूज़ को ट्रांसेंड ना कर पाना. और ये यहीं पे कह रहा है कि अगर आप उनको ट्रांसेंड करते हो तो आप जो है ओवरकम करने के लिए रेडी हो जाओगे. All values. And in some way, his entire body of work represents an attempt to bring it about, both for the reader and for the world more generally. In fact, Nietzsche proposes that a revaluation of values that runs deeply enough can eventually lead the entire human race beyond all that has defined it thus far into a new pattern of life beyond the human. इससे मुझे याद आया कि नीचे ने ना एक कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया था ऊबरमेंच का. ऊबरमेंच होता है जर्मन ट्रांसलेशन सुपरमैन की. सुपरमैन को जर्मन में ऊबरमेंच कहते हैं. तो एक कॉन्सेप्ट डिराइव किया था कि एक बंदा होगा जो कि ऊबरमेंच होगा, जो कि अपने करंट एग्जिस्टिंग वैल्यू सिस्टम को पूरी तरीके से ट्रांसेंड कर देगा और उसको ओवरकम कर पाएगा, उसको तोड़ के रीबिल्ड कर पाएगा, सच्चाई को सामने रखते हुए, सच्चाई को एक स्केल के तौर पे यूज़ करते हुए. और जैसा कि यहाँ बताया गया, ये मुझे नहीं पता था कि वो एक नए रियलिटी के रेल्म में या फिर एक अपग्रेडेड लेवल बन जाएगा ह्यूमन का. आई थिंक यही कहना का मतलब होगा नीचे का कि ऊबरमेंच एक अपग्रेडेड वर्जन, एक सुपर वर्जन जो एक नॉर्मल ह्यूमन है उसका, जो कि अपनी करंट सोच के एक बॉक्स के अंदर फंसा हुआ है, उससे निकल नहीं पा रहा. He calls this new possible form of life the Ubermensch, or exactly. Overman. As he puts it bluntly, man is something that must be overcome. People sometimes argue that the character of Zarathustra is a kind of speculative illustration of what the Ubermensch might look like. However, Nietzsche claims that humanity is currently far closer to apes than to the Ubermensch. So perhaps ज़रथुस्त्रा के बारे में जिन लोगों को नहीं पता, अगेन जैसा कि मैं बोल रहा था कि पारसी रिलीजन के प्रॉफिट थे ये. इनके नाम की और पैदा होने की डेट की कोई श्योरिटी नहीं है, बट कहा जाता है कि समवेयर अराउंड 1500 BC से लेके 1200 BC के आसपास ईरान में या मॉडर्न डे अज़रबैजान में इनकी बर्थ हुई थी.
जरथुस्त्रा जर आई एम सॉरी जरथुस्त्रा की। पारसी रिलीजन को अगर आप थोड़ा बहुत समझोगे तो उनके अलग अलग ही कॉन्सेप्ट होते हैं। गॉड को अहूरा माजदा कहते हैं, एक बुरी चीज़ होती है। एक जैसे सुर असुर हिंदी में होता है, उसका आई थिंक एग्जैक्टली उल्टा है। उनके में जो असुर होते हैं उनको शायद अच्छा मानते हैं, कुछ इस तरीके से है। थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था, काफ़ी टाइम हो गया, बट ये जस्ट जरथुस्त्रा के बारे में। Perhaps it's best to treat the Ubermensch simply as a place marker for the next evolutionary stage beyond humanity as we've known it thus far. As तो ऊबरमैन हमारा गोल है बनने का, एंड अकॉर्डिंग टू नीचे कि हम अभी, जैसा कि ये कहा गया कि हम एप से इवोल्यूशन के थ्रू यहाँ तक पहुँचे हैं, तो दूसरा कहना है कि अगर आप देख लो कि स्टार्टिंग पॉइंट एप है और फाइनल पॉइंट एज एक टाइम स्केल पे ऊबरमैन्श है, तो हम वी आर क्लोजर टू एप देन टू ऊबरमैन्श। सो हमें अभी ज़्यादा रास्ता तय करना है मुकाबले की जितना कि हमने कर लिया है। As a consequence of all of this, one way of interpreting Nietzsche's writing is to see it as an attempt to intensify the kind of reevaluation of values that would ultimately contribute to humanity's struggle to overcome itself and eventually give birth to the Übermensch. In this regard, Nietzsche's work isn't so much about proposing a new set of alternative values or gleaning new philosophical insights, but about fostering the advent of a new form of life altogether. Of all the तो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो दुनिया एक उस तरीके का यूटोपिया या एक आदर्श जगह बन जाएगी अगर हम ऊबरमैन्श बनने में कामयाब हो जाएं। जैसे कि गांधी जी जिसे कहते हैं कि राम राज्य, कि एक वैसा राम राज्य वाली रियलिटी एस्टैब्लिश हो जाएगी। और ये कोई नई वैल्यूज़ क्रिएट करने की बात नहीं है, जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू स्ट्रक्चर है उसी को ही ब्रेक करके उनके ही ऊपर नया वैल्यू बनाना है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हम इस टाइम लालच में या किसी भी दबाव में या किसी भी डर में झूठ बोल देते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ नीचे की सीख से, तो ऊबरमैन जो होगा वो किसी भी प्रेशर या डर या किसी भी चीज़ के अंडर झूठ नहीं बोलेगा। ये शायद बहुत ही प्राइमरी वैल्यू होगी। और क्योंकि झूठ अपने आप में ही हर बुराई की जड़ होती है, हर बुराई की शुरुआत, देखो झूठ बहुत ही ज़्यादा लाइक हार्मलेस लगता है सुनने में कि झूठ बोल दे क्या होगा, चलो इतनी बड़ी बात नहीं, चोरी कर दी ओके, बहुत बुरी बात नहीं है लेकिन बहुत कम बुरी बात भी नहीं है लेकिन बहुत बुरी बात भी नहीं है। लाइक हायरार्की है ना बुरी चीज़ों की, झूठ बोलना, चोरी करना, डाका डालना, कत्ल करना, रेप करना, आई मीन ये सारी चीज़ें इसी हायरार्की में समझते हैं ना, अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ ह्यूमंस को। तो शुरू भले ही झूठ एक बहुत ही मासूम या छोटे लेवल का क्राइम लगता है, लेकिन हर बुराई बिल्ड इसी के ऊपर होती है, हर बुराई के अंदर यही छुपा हुआ होता है, हर क्राइम के अंदर। तो ये शायद वो प्राइमरी लेवल होगा जो मेरी इंटरप्रिटेशन है इस चीज़ की। kinds of values that could be subject to revaluation, Nietzsche places particular emphasis on moral values. One reason why Nietzsche focuses so much on moral values is that he finds that they're currently some of the most dominant and least questioned ways we have of interpreting our experience, and hence are the greatest impediment to the processes of overcoming. In turn, he finds that the dominant moral template of our time is organized mostly around good and evil, historically Christian moral categories. In order to see beyond good and evil, Nietzsche employs a process he calls a genealogy of morals. A little like genealogy in its literal sense, Nietzsche's genealogy of morals aims at uncovering the hidden origins of our current moral values by exploring and interpreting the historical record. The overall goal of this process is... अच्छा, मुझे बार बार रोकना पड़ रहा है क्योंकि अगेन बहुत ही डेंस किस्म का मटेरियल है। हर किसी के लिए समझना शायद इतना इजी नहीं होगा, मेरे लिए भी बिल्कुल इजी नहीं है, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कॉन्सेंट्रेट करके। लेकिन अब जो वैल्यूज़ हैं उनमें इसने बोला कि सबसे इम्पॉर्टेंट है मोरल, या फिर सबसे बेसिक है जिसकी सबसे इम्पॉर्टेंट है मोरल वैल्यूज़। अगेन जैसे मैं कह रहा था झूठ ना बोलना एक मोरालिटी का इशू है, एक मोरल चीज़ है कि आप झूठ नहीं बोलते। और उसके बाद ये बता रहा है कि मोरल वैल्यूज़ का जो स्ट्रक्चर है, जो ओरिजिन है और उनकी जो हायरार्की है वो कहाँ से आ रही है। मोरल वैल्यूज़ जैसा कि इन्होंने बताया, एक हम जनरल अपनी मोरालिटी की अंडरस्टैंडिंग अपनी सोसाइटी में, इवन आज भी 21st सेंचुरी में भी
रिलीजन के थ्रू लेते हैं. यस, रिलीजन कहता है बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, वरना पाप चढ़ेगा, या फिर कोई जो और रिलीजन के हैं उनकी एक अलग एक्सप्लेनेशन है. ऐसी क्रिश्चियनिटी यहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, उसको ओल्ड टेस्टामेंट जो उनकी पुरानी बुक है उसको कहते हैं, उसमें 10 कमांडमेंट्स एक चीज़ है. उन 10 कमांडमेंट्स में ये लिखा हुआ है कि आप चोरी नहीं कर सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप कत्ल नहीं कर सकते किसी का. तो ये वो जो 10 कमांडमेंट है बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड में मोरालिटी का बेसिस समझी जाती हैं. तो ये वही बात यहाँ पे कर रहा है कि मोरालिटी आती है रिलीजन से, और वो समय के साथ ग्रो होती है और डाइवर्सिफाई होती है. उसकी एग्जैक्ट शेप वो आज नहीं है जो 500 साल पहले थी. फॉर एग्जांपल 500 साल पहले शादी के लिए एक बहुत ही यंग लड़की का एक बहुत ही बूढ़े इंसान से शादी कर लेना जो कि पहले से तलाकशुदा हो, लेकिन अगर वो अमीर है और लड़की गरीब है तो उसको मोरली भी गलत नहीं समझाता था, टोटली एक्सेप्टेड था समाज में. बट आज थोड़ा उसको लाइक उतना अच्छे से नहीं देखा जाएगा. बट एनीवेज लेट्स मूव. प्री मैरिटल सेक्स बहुत ज़्यादा लाइक डॉगमा वाली चीज़ थी, टैबू वाली चीज़ थी आज से लाइक 50 साल पहले तक भी, लेकिन अब वो बहुत ओपन है. तो थिंग्स लाइक दैट. Isn't so much to argue that our current moral vision is incorrect, but to invite the reader to suspect that our current moral values are probably not as monolithic and as unquestionable as they may seem at first. In this regard, Nietzsche's genealogical method is a good example of what's sometimes known as a hermeneutic of suspicion, which would seek to demonstrate. एक सेकंड, ये नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है. इससे पहले हाँ एग्जैक्टली ये वही चीज़ कह रहा है कि हमारी आज के टाइम में जो हमें अपनी मोरल वैल्यूज़ लग रही है ना कि यार ये तो बिल्कुल अनब्रेकेबल, अनशेकेबल, बिल्कुल लाइक स्टील स्ट्रॉन्ग है, इनमें कुछ हो ही नहीं सकता. तो यही मैं कह रहा हूँ, आज 100 साल पहले की मोरल वैल्यू से आज की मोरल वैल्यूज़ अलग है. 100 साल पहले जो चीज़ें मोरल थी वो आज मोरल नहीं है, और 100 साल पहले जो चीज़ें इमोरल थी वो आज मोरल है. तो ये चीज़ यही यहाँ भी यही बात की जा रही है कि हमारी जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं वो इतनी ज़्यादा अनशेकेबल नहीं होती जितना हम सोच रहे हैं. एग्ज़ाम्पल के तौर पे 150 साल पहले अमेरिका में स्लेवरी हो रही थी, 150 साल से थोड़ा ज़्यादा पहले, पर आज उसको एक जघन्य काम समझा जाता है, जो कि वो है भी. तो यानी इस तरह से. और 150 साल पहले अगर आप एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक बुक है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर और द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन. बहुत ही फेमस अमेरिकन ऑथर है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मार्क ट्वेन की बुक्स हैं, और टॉम सॉयर, हकलबेरी फिन. ये बुक्स पढ़ो आपको इस बुक्स को पढ़ के, स्पेशली हकलबेरी फिन बहुत ही अच्छी बुक है, उसको पढ़ के आप खुद डायनामिक समझ आता है, माइंडसेट समझ आता है उस टाइम के लोगों का कि स्लेवरी को लेकर वो कैसे सोचते थे. जैसे हम आज के टाइम पे सोचते हैं कि यार वो लोग ऐसा कैसे कर लेते थे, कैसे वो इंसानों के साथ ऐसा कर, पर वो हम नहीं इस तरीके के आज के स्टैंडर्ड पे जज नहीं कर सकते उनको. हमें सोचना पड़ेगा कि सोसाइटी का डायनामिक क्या था उस टाइम पे. उस टाइम पे उस चीज़ को ना करना इमोरल माना जाता था. आपको अब बुक पढ़ोगे, आप हक फिन पढ़ोगे, बहुत ही फ़नी और बहुत ही लाइक एडवेंचरस टाइप की एंटरटेनिंग बुक है, लेकिन उस बुक की जो अंडर करंट चीज़ें हैं वो उस बुक को लाइक टाइमलेस बनाती हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करती हैं. बहुत हकलबेरी फिन जिसने नहीं पढ़ी, अगर मौका मिले ज़रूर पढ़ना. और टॉम सॉयर भी, वो भी बहुत बढ़िया बुक है. That things like morality are a good deal more complex and uncertain than they seem on the surface. In particular, in his own genealogical hermeneutic of suspicion, Nietzsche first locates a particular form of morality, very unlike our own, among the Homeric Greeks. He calls this kind of moral ordering a master morality, and it's basically organized around the virtue of excellence. Basically, excellence for the ancients meant possessing many capabilities, so that one could exercise. अच्छा, ये एक टाइप की मोरालिटी डिफाइन कर रहा है. एंशियंट ग्रीक के एक स्पेसिफिक लोग हार्मोनेटिक या समथिंग वर्ड यूज़ किया, मैं एग्जैक्ट उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं, आई कुडंट गेट दैट. उनके नाम पे हार्मोनेटिक मोरालिटी डिफाइन कर रहा है, जो एंशियंट ग्रीक्स का एक ग्रुप था उनके नाम पे, और उनके बारे में बता रहा है कि उनके लिए मोरालिटी ये थी एज एन एग्जाम्पल के तौर पे. One's will to power freely according to one's desires. But the deepest expression of a master morality lies not in oppressing others, but in the activity of creating new values and new ways of life. In contrast, the bad in the ancient world meant having a blocked or inhibited will to power, so that one couldn't exercise it freely according to one's desires. Basically, the position of slaves during antiquity.
However, the slaves of अच्छा, उस सोसाइटी में क्या था कि दो टाइप की मोरालिटी थी, मास्टर मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी। और उनके लिए बैड ये नहीं था कि वो कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है, उनके लिए बैड ये था कि अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं और वो करने की उनके पास ताकत नहीं है, वो उनकी बैड मोरालिटी है। जैसे कि स्लेव्स अपनी मर्जी के मालिक नहीं है, वो विल टू पावर नहीं है, वो अपनी मर्जी से चाह के कुछ नहीं कर सकते। जैसे वो उस गुरबानी में ना, निश्चय कर अपनी जीत करूँ, डिसाइड करके लड़के और आप जीतते हो। मैं आप डिसाइड करते हो जीतने से पहले कि मैं जीतूंगा, और फिर आप जीतते हो, ठीक है। ये चीज़ वो स्लेव्स नहीं कर सकते थे, इस चीज़ के लिए वो फ्री नहीं थे। तो इसलिए वो बुरे माने जाते हैं उस मोरालिटी के अंतर्गत। सिर्फ ये नहीं कि किसी ने उन्हें गुलाम बना लिया इसलिए वो बुरा है, वो पूरा गुलाम बना सका अपनी इच्छा के अनुसार, ये उसकी अच्छाई है। और जो बन गया, वो अपने आप को बनने से नहीं रोक सका, अगर वो चाहता भी था नहीं गुलाम बनना, ये उसकी बुराई है इस टाइम के इन लोगों की मोरालिटी के अनुसार। antiquity also had their own moral ordering of the world, one organized mostly around resentment of their master's uninhibited will to power. Nietzsche calls this a slave morality, and it helped the slaves endure their oppression by reversing the poles of their master's morality, so that their masters ended up being cast as evil, while the slaves could see themselves as good people whose reward would eventually come in the future. अगेन आई थिंक मैं अपने आप से लाइक आई गॉट अहेड ऑफ माई सेल्फ लिटिल बिट ओवर देयर। तो वो वही बता रहा है कि जो स्लेव मोरालिटी वो है, जो वो देख रहा है कि जो मास्टर की जो विल टू पावर है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो उसको कुछ भी करने से रोक रही है, स्लेव को कुछ भी करने से रोक रही है, और स्लेव को के जीवन को के जीवन में रिस्ट्रिक्शंस डाल रही है। और इसलिए वो उसकी रिजेंटमेंट जो है अपने मास्टर के प्रति, मास्टर की इतनी सारी पावर की वजह से, वो है स्लेव मोरालिटी। और स्लेव मोरालिटी का दूसरा पार्ट ये है कि उसको लगता है कि अगर मैं अपना काम एज अ स्लेव बिल्कुल ठीक ढंग से करूँगा तो फ्यूचर में मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा या पुण्य मिलेगा, जिसे कहते हैं हिंदी में। Consequently, a slave morality sees virtue in terms of refraining from exercising one's powers, and sees evil in terms of doing so without compunction. Nietzsche then observes that Christian morality, the dominant morality of our own age, arose precisely in these kinds of conditions of enslavement under the Roman Empire. And ओके, अब बात घूम के आ रही है, बात शेप ले रही है। तो वो कहता है कि स्लेव मोरालिटी थी ही ये कि जो लोग अपनी पावर का अनइनहिबिटेड यूज़ कर रहे हैं, पावरफुल वो हैं लेकिन उसका अनइनहिबिटेड यूज़ कर रहे हैं, ये गलत है अकॉर्डिंग टू स्लेव मोरालिटी। और अपनी जो पावर्स हैं, जो अपनी पावर्स को इस वक्त यूज़ नहीं कर रहे और एक मीक जिसे कहते हैं, या फिर एक ओबीडियंट तरीके से जीवन जी रहे हैं, सिचुएशन के साथ विद्रोह नहीं कर दे रहे, अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल, या फिर वायलेंट नहीं हो जा रहे सिचुएशन के अगेंस्ट, वो लोग ठीक है। और जो लोग एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं अपनी पावर का, वो लोग गलत है। ये मोरालिटी है स्लेव मोरालिटी। और क्योंकि जूडो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन का उदय ही हुआ था स्लेव कंडीशंस में। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि कैसे, आई मीन हिस्टोरिकली उसकी फैक्टनेस करेक्ट चेक करना पॉसिबल नहीं है, वो उसको हिस्टोरिकली प्रूव नहीं किया गया, लेकिन जो ज्यूस के जो पहले प्रॉफिट हैं, जिनको 10 कमांडमेंट्स मिले थे, वो उनकी स्टोरी बेसिकली सिंपल एक लाइन में ये है कि वो ज्यूस जो थे वो इजिप्शियन फ़ारो के गुलाम थे। और उनके जो पहले शिट मैं नाम भूल रहा हूँ उनका अभी, जूडा नहीं, एनीवेज मोसेस, हाँ। तो ज्यूस के तो मोसेस थे जिन्हें 10 कमांडमेंट्स मिले थे। वो एक मोसेस को लाइक एक फीलिंग हुई कि मैंने गॉड को देखा, और फिर वो गॉड ने मुझसे बात की, और फिर वो पहाड़ पे जाते हैं, फिर उनको एक जलती हुई झाड़ी दिखती है, और उस झाड़ी में से गॉड उनसे बात करता है। ये स्टोरी है पूरी, बिब्लिकल स्टोरी बेसिकली, ओल्ड टेस्टामेंट की। और फिर उनको वहाँ 10 कमांडमेंट्स मिलते हैं गॉड से, और फिर वो नीचे आते हैं पहाड़ी से, और फिर वो उन सारे ग्रुप ऑफ स्लेव को, जो कि इजिप्शियन फ़ारोज़ के स्लेव थे, उनको लीड करते हैं बैक टू प्रॉमिस लैंड, जिसके नाम पे ये प्रॉमिस लैंड वर्ड आया है, और जो आज का मॉडर्न टाइम इज़राइल है, इस ज़मीन पे, इसीलिए उसे उनका प्रॉमिस लैंड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे उनको वो लीड करते हैं बेसिकली। ये स्टोरी है। तो अकॉर्डिंग टू ये कि हम कहाँ से, कि
अभी जो मॉडर्न जूडो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन का जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारी थॉट प्रोसेस नहीं मोरालिटी है, वो एक स्लेव मोरालिटी है, नीचे कह रहा है यहाँ पे इसके थ्रू डिफाइन करके। उस ग्रीक सिविलाइजेशन की मोरालिटी के ऊपर रिफ्लेक्ट करके करंट मोरालिटी को फिगर आउट कर रहा है। ओह, जो आज की करंट मोरालिटी है ये उस टाइम की स्लेव मोरालिटी है। और ये क्यों आज की मोरालिटी ऐसी डेवलप हुई? क्योंकि हमारी जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन या हमारी की जो पूरी की पूरी जो माइंडसेट, जो रिलीजियस माइंडसेट, क्योंकि हमारी मोरालिटी रिलीजियस से आती है, और जो रिलीजियस माइंडसेट डेवलप हुआ है वो डेवलप हुआ है स्लेवरी में, स्टार्टिंग से ही। क्योंकि पहले उनकी स्लेवरी हुई, फिर रोमन्स की हुई, लाइक एक कॉन्टीन्यूटी रही है। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो ज्यूज़ की सिचुएशन कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और इवन क्रिश्चियन की सिचुएशन भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। रोमन अम्पायर इनिशियली क्रिश्चियन अम्पायर नहीं था, अप अंटिल कॉन्स्टेंटीन ने क्रिश्चियनिटी आई थिंक अडॉप्ट की उस टाइम तक। तो जब शुरू के 1500-2000 साल एक स्लेव के तौर पे गुजरे होते हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन थॉट प्रोसेस जहाँ से आया होता है उन लोगों के, तो उनकी मोरालिटी उसी के हिसाब से शेप होती है कि बेयर करो, संतोष रखो, आएगा मौका, हमारा वक्त आएगा। ये स्लेव मोरालिटी, ये इसको वहाँ से लेके आ रहा है। बहुत ही फैसिनेटिंग, ज़बरदस्त। It is still fundamentally a slave morality. This realization helps explain why the Christian worldview is so often organized around the dynamics of subservience, of being obedient to the Lord, for instance, or of being a member of a flock. It also explains why such a large fraction of Christian Ten morality is Commandments. about hemming in people's natural desires and impulses. By ओके, अभी यही कह रहा है कि यही वजह है कि जो क्रिश्चियंस का जो नेचर है या उनकी जो मोरालिटी है वो कितना हाईलाइट करती है सबसर्वियंस को, एक फ्लॉक का पार्ट बनने को, एक ग्रुप का पार्ट बनने को। और ये देखो जो 10 कमांडमेंट में जिसने जो ये वर्ड हाईलाइट किया हुआ, ये नो, नॉट 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 नॉट, है ना, कि ये मत कर, दाउ शैल्ट हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी, दाउ शैल्ट नॉट मेक अनटू दी एनी ग्रेवन इमेज, कि ये मत करो, ये मत करो, लाइक जो तुम्हारा करने का, वही कह रहा है कि जो तुम्हारा मन है जिन चीज़ों को करने का, तुम्हें वो ना करने से रोक रहा है, तो तुम्हें बेसिकली रिस्ट्रेंड बना रहा है। ये वाली जो मोरालिटी है, ये मोरालिटी तुम्हें रिस्ट्रेंड बनाती है, जो कि रिफ्लेक्ट होता है 10 कमांडमेंट्स में। अब मैं पर्सनली यहाँ ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं तुम्हें ये चीज़ें करनी चाहिए, बट ये डेफिनेशन है नीचे की। telling people what not to do, in essence, a negative morality. Finally, Nietzsche's genealogical analysis invites the reader to suspect the ulterior motives behind many of our currently dominant virtues. For instance, isn't it true that the supposed virtue of humility can very easily be just a way of masking the fact that we don't have very much to be proud of? Similarly, the virtue of chastity can easily be a way of masking deficiencies in our sexual magnetism or potency. Frugality. Okay. अब यहाँ नीचे जो ये मोरालिटी है, जो ये रिस्ट्रेंड वाली मोरालिटी है डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, ठीक है, मतलब मैं रिस्ट्रेंट कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सोसाइटी में लाइक खोल के नहीं दिखा रहा, रोड के ऊपर मैं बहुत अच्छा डांस करते हुए नहीं चल रहा, या रोड के ऊपर मैं गाने गाते हुए नहीं जा रहा, उसमें लग रहा है कि पब्लिक को मोरालिटी के हिसाब से कि नहीं, पब्लिक एनॉय होगी अगर मैं गाना गाऊंगा, या अगर मैं डांस करता हुआ रोड पे चलूँगा तो लोग थोड़ा सा अपने चीज़ों से उनका ध्यान भटक जाएगा, मोरल ये है ना। या फिर दूसरा ऑप्शन था चैस्टिटी का, कि मतलब लाइक शादी आप करते हो एक इंसान से, आप किसी और से, ताकि आप एक इंसान से शादी करो और एक से ज़्यादा लोगों के साथ लाइक आप सेक्सुअल रिलेशंस मत बनाओ। चैस्टिटी लाइक शादी के बाद आपको नहीं बनाना चाहिए संबंध। अब ये बता रहा है कि नीचे कह रहा है कि उसका ये भी तो मतलब हो सकता है ना कि जब आप रोड पे डांस करते हुए इसलिए नहीं चल रहे, आप कह रहे हो कि ये ताकि मैं लोगों को डिस्टर्ब ना करूं, लेकिन क्या पता आपको इतना अच्छा डांस करना ही नहीं आता कि आप रोड पे डांस करते हुए चल सको, और इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है रोड पे डांस करने का। या फिर आपको गाना नहीं आता, तो आप रोड पे गाना गाने का आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। या फिर आप इतने अट्रैक्टिव ही नहीं हो कि लोग आपको सेक्सुअली पसंद करेंगे, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड के अलावा, और इसको आपने मास्क कर लिया कि मैं तो बहुत चैस्ट हूँ, ये है उसका कहना। Can easily be a way of masking our inability to take sensuous delight in owning things, and so on. The upshot is that contrary to how we normally want to see things, Nietzsche finds that our Christian slave morality is both fundamentally dishonest and life-negating.
Contrary to its usual rhetoric of love, the Christian moral view is based in a deep, slavish resentment of those who simply do what they want in life without regret. In the final अगेन सिंपल बात उसने ये बोला कि हम ऐसा कहते हैं अपनी इन सारी अच्छाइयों के पीछे कि ये हमारी मोरालिटी है, और हम ये चीज़ें जो हम एक अच्छे सामाजिक नागरिक बन के जो ये चीज़ें कर रहे हैं, मीक तरीके से जो हम चल रहे हैं, यू नो लाइक ओबीडियंट तरीके से लाइफ जी रहे हैं, ये सारे वो एग्जांपल दिए हुए सोसाइटी में उन लोगों के, माइली साइरस, ये बंदा 2.5 Men वाला, जस्टिन बीबर, पेरिस हिल्टन, किम कार्दाशियन, ये सारे लोग सोसाइटी में अगर आप इनको देखोगे इनकी इमेज ऐसी है कि ये सारे लोग मतलब स्कैंडल्स से जुड़े हुए हैं डिफरेंट टाइप के, और इसलिए इनको ऐसा थोड़ा सा माना जाता है कि यू नो लाइक थोड़ा ज़्यादा ही फैंसी, यू नो लाइक, या फिर फ्लैशी हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू नीचे इन लोगों में और जो लोग सलीके से रहते हैं उनमें सिर्फ एक फ़र्क है कि ये लोग जो करना चाहते हैं और जैसे करना चाहते हैं और जैसे रहना चाहते हैं रूम के अंदर हैं वैसे ही रूम के बाहर है, ठीक है। अब हो सकता है रूम के अंदर ही शरीफ हो और ये उन्होंने एक एक्ट पुट ऑन किया हुआ हो अपने ऊपर, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है एटलीस्ट एक्ट पुट ऑन करने में, यू नो लाइक लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट करने में, अपनी बेइज्जती करवाने में, या फिर जो भी चुतियापा इनको रोड के ऊपर करना है वो करने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए उसका कहना है कि जो हम शराफत का चोला ओढ़ते हैं वो एक्चुअली एक स्लेविश मेंटालिटी है, और ये लोग एटलीस्ट इनमें हिम्मत है, और एक उस शराफत के चोले में हिम्मत ना होने का रिजल्टेंट है वो जो शराफत का चोला है वो। final analysis, it's essentially a way of hating life, of wanting to escape it forever into an eternal heavenly afterlife, where one can be assured that one's former masters are suffering forever in hellish torment. In the final analysis, it's a way of diminishing the importance and value of this life and this world in favor of the afterlife. But if fixating on the अच्छा, ये जो चीज़ इसने बात की है ना, ये चीज़ आपको शायद थ्रू आउट अब्राहमिक रिलीजन्स देखने को मिलेगी, और एंड आई डोंट वांट टू शिट ऑन टू लाइक एनी पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस, बट ये कॉमन है अक्रॉस द बोर्ड अब्राहमिक रिलीजन्स में कि यहाँ सेक्रीफाइस कर लो, यहाँ शराफत से रह लो, यहाँ हर वो चीज़ जो तुम्हारा करने का मन है वो मत करो, ताकि आफ्टर लाइफ में तुम यही सारी चीज़ें दबा के कर सको, और जो लोग यहाँ कर रहे हैं उनको वहाँ पे हेल मिलेगा, वो जलेंगे आग में, लेकिन तुमको वहाँ वही चीज़ें करने को मिलेगा जो यहाँ मना है। जो कि अगेन पर्सनल मेरे व्यूज़ के अगेंस्ट मैं यहाँ नीचे से अग्री करता हूँ कि अगर कुछ चीज़ें करना यहाँ फॉरबिडन है तो वो वहाँ भी फॉरबिडन नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें यहाँ गलत और इमोरल है वो वहाँ भी गलत और इमोरल होनी चाहिए, अगर कोई आफ्टर लाइफ है हेवन में तो। Anyways, let's move on. afterlife is basically a way of negating the greater value of this life, then what's the alternative? What possible way of thinking about life would actually affirm it as it is? क्योंकि अगर तो फिर हमको कैसे जीना चाहिए, क्योंकि अगर हर कोई वैसे भी नहीं जी सकता ना जैसे वो लोग जी रहे हैं जो कि जूतिया फैला रहे हैं रोड के ऊपर, क्योंकि अगर हर कोई वैसे जीने लगेगा तो इडियोक्रेसी मूवी अगर किसी ने देखी होगी तो वो वाली सिचुएशन हो जाएगी। इडियोक्रेसी मूवी में एक्चुअली लोग वैसे जी रहे होते हैं जैसे यू नो लाइक हर कोई पागलों की तरह जीना चाहता है। For Nietzsche, the answer lies in what he calls amor fati and the eternal recurrence. Amor fati is a Latin phrase that means love of fate and is basically Nietzsche's way of talking. जो भी होगा मैं उसे पूरी हैप्पीनेस के साथ एक्सेप्ट करूंगा। अमोर फाटी है, ये मैंने सुना हुआ था इसके बारे में। About loving life. However, आ गया ना मेरे अंदर का अपने आप को कि मुझे पता है ये दिखाने वाला रूप। सॉरी यार। For Nietzsche, amor fati means falling in love with the whole of life, including all the parts that may seem warped, painful, ugly, unjust, etc. And the eternal recurrence is a kind of thought experiment that serves as a litmus test for amor fati. It involves imagining what it would be like if time were structured circularly rather than linearly, so that all that would happen after we die would be an infinite circular repetition of the life we had just finished living. For Nietzsche, this possibility is the greatest weight, the way of thinking about life that would be the hardest one for us to face and bear. However, अच्छा, ये काफ़ी सिमिलर है ईस्टर्न फिलॉसफी से। फॉर एग्जांपल हिंदुज़म का यही बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है, शायद थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि हिंदुज़म भी टाइम को सर्कुलर ही बताता है। वो भी कहता है कि युग होते हैं और वो एक दूसरे के बाद कंटिन्यूटी में आते हैं।
क्या था, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग और फिर दोबारा से सतयुग, और उनकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है। जैसे कि मतलब सतयुग मान लो 10 साल का है एग्जाम्पल के तौर पे, त्रेता युग 5 साल का है, उससे अगला 2 या 3 साल, उससे अगला 2 साल का, इस तरीके से, या फिर आई डोंट नो इंक्रीजिंग ऑर्डर में शायद। तो ये काफ़ी सिमिलर है उससे, बट और लाइफ का जो सर्कुल, तो टाइम का कॉन्सेप्ट भी सिमिलर है हिंदुज़म से, और लाइफ का, मी बीइंग एन इंडियन एंड फ्रॉम अ हिंदू बैकग्राउंड, मैं उस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हूँ, तो इसलिए मुझे शायद ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। लेकिन somebody who is from a जुडो क्रिश्चियन बैकग्राउंड, वेस्ट की दुनिया से, जिसने कभी इन कॉन्सेप्ट को सुना भी नहीं होगा, उसके लिए ज़रूर ये बहुत ही ज़्यादा लाइक आंखें फाड़ देने वाली या फिर दिमाग फाड़ देने वाली चीज़ हो सकती है। और अगेन नीचे कहता है कि आप सेम ही लाइफ दोबारा जियोगे, बट हिंदुज़म का कहना है कि अपने कर्मों के बेसिस पे आप ह्यूमन से नीचे की लाइफ में भी जा सकते हो या फिर ऊपर की लाइफ में भी जा सकते हो। However, as we said, it's also a kind of litmus test for amor fati. That's because for Nietzsche, अच्छा really हाँ, नीचे अमर फाटी को ऐसे डिस्क्राइब कर रहा है कि लाइफ के जो अगली पार्ट्स हैं, जैसे कि वॉर, बीमारी, डिस्ट्रक्शन, उनको भी आप एम्ब्रेस करो, जो कि करने वाले को ही पता चलेगा। Truly loving life would mean that the best kind of afterlife imaginable would consist of nothing other than another repetition of the life we had just experienced. Consequently, any kind of ascendancy to heaven or nirvana would feel like a disappointment in comparison. At the same time, the eternal recurrence is also a kind of call or exhortation to begin living this life with enough beauty, power, and grace so that in the final analysis, we really could fall in love with it that deeply. Consequently, the eternal recurrence calls us to refocus our energies on this life so that we can begin to live it as creatively and as deeply as possible, rather than seeing it merely as a pretext for what comes afterward. अच्छा, तो भाई का यहाँ पे ये कहना है कि इस लाइफ को इतनी डीपली और इतनी मज़े के साथ, यहाँ पे भाई श्वेताब ने मुझे लगता है नीचे हुआ भी किया है, या फिर हो सकता है खुद ही इस थॉट, ही माइट हैव कम अप विद दिस थॉट ऑन हिज ओन, कि इस लाइफ को इतने गहरे से शैम्पेन की तरह पी के जियो, इतने मतलब इतने मज़े लेके जियो, हर मोमेंट को एंजॉय करके जियो, कि जो इसके बाद जो निर्वाणा आएगा ना, उसकी उम्मीद ही ना हो। जैसे बुद्धिज़्म में निर्वाणा कॉन्सेप्ट होता है, हिंदुज़म में मोक्ष का कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली, जो कि एक सेम ही चीज़ है, नैरेटिव का डिफरेंस है बस। लेकिन इसको ही ऐसे जियो कि अगले वाले की एक्सपेक्टेशन ही ना रहे, ठीक है ना। लाइफ में अगर आपके पास एक जॉब है, ठीक है, जिसमें आप एक पुलिस इंस्पेक्टर हो, पुलिस इंस्पेक्टर, और नेक्स्ट जॉब में आप उससे एक SHO या जो भी होता होगा मुझे नहीं पता, पर मान लो SHO है नेक्स्ट लेवल, जब आपकी प्रमोशन हो जाएगी, बट इंस्पेक्टर वाली जॉब को आप अपनी इतनी उससे करो, इतनी शिद्दत से, उतनी मतलब लगन से, कि आपको उस जॉब में इतना मज़ा है कि भाई बाद में SHO बना रहे हैं कि नहीं बना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बना भी दे तो आपको वो करने को नहीं मिल रहा है जो आपको एज एन इंस्पेक्टर करने को मिल रहा था, तो एक डिसअपॉइंटमेंट हो बल्कि आपको, प्रमोशन के बाद भी। तो इस तरीके से जीने का, लेवल पे जीने के लिए कह रहा है, और शायद ऊबरमेंच वही उसका कॉन्सेप्ट होगा, जो कि घूम के वो वाली बात आ जाएगी। All of this, of course, is intended to foster the process of overcoming the prevailing Christian ethos of the 19th century, first by calling attention to its shortcomings, but also by offering a compelling alternative to it. However, Nietzsche also ran afoul of the prevailing Christian ethos by infamously proclaiming the death of God. Some people regard this पूरी लाइन नहीं है, ये नहीं बताई, पूरी लाइन है, गॉड इज डेड एंड वी आर द वन हु किल्ड हिम। provocative proclamation as an expression of Nietzsche's supposedly atheistic position. However, saying God is dead would hardly constitute a standard atheistic position, which would hold that God never existed in the first place. Consequently, most people regard Nietzsche's idea of the death of God as more of a historical, sociological observation, rather than as a theological pronouncement. Looking back over history, one can't help but be impressed by how central God was to every facet of life for many centuries, especially आर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक जो भी चीज़ आप मान लो दुनिया में अपने अराउंड, हर चीज़, रिलीजन,
या गॉड के अराउंड ही सेंटर करती थी। इंडिया के जो, हम अपनी कंट्री की बात कर लेते हैं जो कि हम कहते हैं कि थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस थी एक मेंटल लेवल पे अदर कल्चर्स के मुकाबले, हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। हमारे यहाँ भी जो कम्युनिटी का सेंटर होता था वो टेंपल ही होता था। टेंपल जस्ट एक प्रे करने वाली जगह नहीं होती थी, एक पूजा करने वाली जगह नहीं होती थी। एजुकेशन का भी सेंटर होता था, कम्युनिटी सेंटर भी होता था, वहाँ पे मेला भी लगता था, वहाँ पे हर तरीके के जो भी आप सोच सकते हो डिफरेंट तरीके के सोसाइटी में होने वाली एक्टिविटीज़ वो वहाँ होती थी। होमलेस शेल्टर भी काइंड ऑफ वो था। तो और अब वो घूम किसके रहा अराउंड रहा है, रिलीजन और गॉड के अराउंड बेसिकली सारा का सारा, है ना। अप अंटिल नाउ, अप अंटिल लाइक 60-70 ईयर्स अगो पूरी दुनिया में, और बाकी दुनिया में भी यही था। आप जितने बड़े से बड़े आर्किटेक्चर के मार्वल देख लो वेस्टर्न वर्ल्ड में, एक से बड़े बड़े फ्रांस में कैथीड्रल हैं, दूसरी दुनिया में डिफरेंट तरीके के चर्चेस मॉस्क्स बने हुए हैं, वो सारे किस चीज़ के अराउंड है। सबसे ज़बरदस्त किस्म का आर्किटेक्चर रिलीजन को ही डेडिकेटेड है बेसिकली, ओरिजिनली। During the medieval period. Today, however, God is but one of many facets of our shared world, and often not the most important one. There are और ये जब नीचे ने क्लेम किया 1900 में, उसकी डेथ हुई तो 1800 सम टाइम में ही उसने ये क्लेम किया हुआ ना। 1844 पता नहीं कब वो पैदा हुआ है, तो 1900 से उसके बीच में तो मान लो 1850 और 1900 के इस यानी कि आज से एटलीस्ट 120 साल पहले या 140 साल पहले नीचे ने ये क्लेम किया था ना कि गॉड इज़ डेड। उस सोसाइटी में, जर्मन सोसाइटी में, अगेन वो बुक पढ़ना रॉबर्ट नूसेल की द मैन विदाउट क्वालिटी, आपको जर्मन और ऑस्ट्रो हंगेरियन सोसाइटी की उस वक्त की सोच क्या थी लोगों की, वो बहुत डीप आइडिया हो जाएगा। एंटीसेमिटिज्म का भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उसमें देखने को मिलता है। अच्छा एज इन गुड मॉरल नहीं, अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से। उस टाइम पे बंदे ने ये प्रेडिक्ट कर दिया था, हालांकि वहाँ पे ये चीज़ हो भी गई थी, लेकिन वहाँ पे मासेस वहाँ पे तब रिलीजियस ही थे। लेकिन ये बंदा उस टाइम पे अपने आने वाले 100 साल की रियलिटी को देख पाया। और गॉड इज़ डेड, जैसा कि इन्होंने बताया कि गॉड इज़ डेड उस तरीके से नहीं कि भगवान है ही नहीं, एथियस्टिक पर्सपेक्टिव में नहीं, क्योंकि एथियस्ट तो ये मानते कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो डेड कैसे होगा। इस तरीके से कि भाई अब तक तो गॉड था हमारे साथ, बट अब वो मर गया, ठीक है, आगे की लाइफ हमको बिना गॉड की जीनी है। क्यों? और उसका कहने का मतलब ये था कि भाई आगे वाली जो सोसाइटी आने वाली है वो गॉड पे डिपेंड नहीं रहेगी, वो कुछ और करेगी। जैसा कि इस पाई चार्ट में बताया गया, कोई शॉप, हमारा ज़्यादा ध्यान शॉपिंग में, एंटरटेनमेंट में, एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट होते हैं वर्क के थ्रू, एंटरटेनमेंट के थ्रू, शॉपिंग के थ्रू, सोशलाइजिंग, ईटिंग। अब हम मंदिर या चर्च में नहीं मिलते लोगों से, शायद इतने परसेंटेज मिलते हैं जितना इसमें दिखाया गया, और ये कम ही हो रहा है। are, of course, still churches and still believers, but God is no longer the singular defining feature of our world, which is a curious destiny for the omniscient, omnipotent, omnipresent creator of everything. It is in this sense that God is dead, because he no longer occupies the center point of our shared cultural involvements, Yeah. as his definition would seemingly require. कि पहले तो लाइफ का मुद्दा ही गॉड था ना, गॉड और गॉड से रिलेटेड चीज़ें, तो अब वो हो गया भाई साइड लाइन में, तो इस सेंस में वो डेड हो गया। However, we should probably end all of this by noting that for all of his controversy and seriousness, Nietzsche is also quick to underscore life's ludic dimension. In fact, he's probably one of the most playful, funny, and light-hearted philosophers in history, which is itself a way of trying to overcome the spirit of seriousness and ponderousness that pervades much of Western philosophical thought. In his time, Nietzsche was many things: provocateur, social critic, philologist, comedian, and a musician whose compositions, like his philosophy, resist any easy resolution. And that's Nietzsche in 12 minutes. एरिक एल डॉटसन ने ये वीडियो बनाई है, उनके चैनल से मैंने नहीं देखा है, तो प्लीज़ मैं इसका लिंक डाल दूंगा, ओरिजिनल वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। यार मुझे ये नहीं पता था नीचे कॉमेडियन भी है और एक फ़नी स्पिन भी प्ले करता है चीज़ों पे, और ये लाइन तो डेफिनेटली नहीं पता था कि बिच यू डिडंट नो अबाउट माय ज़रथुस्टर। ये लाइन तो डेफिनेटली नीचे ने नहीं बोली होगी, बट एनीवेज या सही मज़ा आ गया, पसीने आ गए थोड़े से। नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाएगा नीचे के बारे में बात करना, लेकिन सही सीरियसली बहुत मज़ा आया। और मैंने भी थोड़ी
नीचे की जो ओवरऑल फ़िलॉसफी है उसकी जो उसकी स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा डीपली समझा है। इससे पहले मुझे इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं थी ऑफ कोर्स। बात करते करते में ही मैं उसे समझ पाया शायद थोड़ा और बेहतर तरीके से। अगेन एक और चीज़ जो नीचे की मेरे दिमाग में आई, बहुत लंबे समय तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नीचे को एक बहुत ही नेगेटिव लाइट में देखा जाता था, क्योंकि ऐसा समझा जाता था कि जो जर्मन थर्ड राइक है, जो हिटलर की पूरी एस्टैब्लिशमेंट थी, उसको थर्ड राइक कहते हैं जर्मन में। तो वो लोग जो अपनी आइडियोलॉजीज़ थी उनकी, वो उन्होंने डिराइव की थी हिटलर के ऊबर मेंच के कॉन्सेप्ट से और हिटलर की डिफरेंट फ़िलासफ़ीज से उन्होंने ड्राइव आउट की थी। और हिटलर की सिस्टर का मैं श्योर नहीं हूँ, यू कैन रीड ऑन इट मोर, बट हिटलर की सिस्टर का कहते हैं कि क्योंकि हिटलर की डेथ के बाद हिटलर की सिस्टर ने सोल ओनरशिप ले ली थी, क्लेम कर ली थी, क्योंकि एंड के दिनों में सिस्टर ने उसका ध्यान रखा था। काफ़ी क्लोज भी था वो अपनी सिस्टर और मदर के साथ, 2 ही लोग थे दुनिया में नीचे के। तो आई थिंक अपने किसी न किसी टाइम पे शायद हिटलर की सिस्टर ने कि ये क्लेम किया था कि उसी ने ही जर्मन मतलब हिटलर की पार्टी को जो NSDAP जो पार्टी है उनको या कुछ दिया है, या फिर उसकी ही फिलॉसफी पे बेस करके ये लोग ये बना रहे हैं। तो थोड़ा सा वो भी क्लेम किया था, जो कि टोटली गलत है। बिल्कुल ही जो नीचे की डेफिनेशन है उससे अलग चले गए थे वो लोग, वो किसी और ही ट्रेजेक्ट्री पे निकल गए थे। ऊबरमेंच को उन्होंने कुछ और ही समझ लिया था, एक सुपीरियर रेस काइंड ऑफ, जो कि हिटलर का बिल्कुल आई मीन नीचे का बिल्कुल भी मतलब नहीं था। तो एक ये चीज़ है कि बहुत लंबे समय तक नीचे को गलत समझा जाता रहा, ये बात भी है। बट एक अफसोस की बात जो मैंने शायद बीच में शेयर भी की थी, कि अफसोस नहीं शायद आयरनी लाइफ की, कि अपनी पर्सनल लाइफ में नीचे को कभी वो फेम और लाइक जो प्लेस वो डिज़र्व करता था अपनी अपने वर्क के द्वारा, उनको नहीं मिल पाया, जो कि उनको मिला डिज़र्विंग उनकी डेथ के बाद। लेकिन तो ये एक सोचने वाली बात है। अगर आप लोगों में से जो लोग भी कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में और ये सोचते हो कि शायद हम सफल ना हो पाए, हमें रिकग्निशन नहीं मिल रही जो हम डिज़र्व करते हैं, तो यार काम करना अपने आप में ही एक रिवॉर्ड होता है। और अगर आप काम कर ही दोगे, और शायद आप अपने समय से पहले आ गए हो जैसे कि नीचे आ गया था, और क्या पता आपके जाने के बाद उसका रिकग्निशन मिले, तो काम करो। और काम करना ही अपने आप में एक रिवॉर्ड है, काम करने का मज़ा ही अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो इस नोट पे एंड करते हैं। थैंक यू।